नमस्कार। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान महाराजगंज की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चतुर्थ सेमेस्टर के शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन प्रश्न पत्र के अंतर्गत कक्षा कक्ष प्रबंधन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। वास्तव में किसी भी विद्यालय में, वह चाहे भौतिक संसाधन हो या मानवीय संसाधन हो, इन सभी संसाधनों का प्रबंधन इसी उद्देश्य से किया जाता है कि उस विद्यालय के बच्चों में अपेक्षित अधिगम स्तर प्राप्त किया जा सके। और इस अधिगम स्तर को प्राप्त करने के लिए कक्षा कक्ष में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाती हैं और उन गतिविधियों के आयोजन के संबंध में प्रबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज हम लोग इस बात पर ही चर्चा करेंगे कि आखिर कक्षा कक्ष प्रबंधन के उद्देश्य क्या होने चाहिए, कक्षा कक्ष प्रबंधन के संबंध में किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, कक्षा में विभिन्न गतिविधियों को किस प्रकार आयोजित किया जाना चाहिए, बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तकें हैं तो उन पाठ्य पुस्तकों में किन किन विशेषताओं का समावेश होना चाहिए, कार्य पुस्तिकाएं कौन कौन सी होनी चाहिए, उनकी क्यों आवश्यकता है, शिक्षक के लिए अन्य शिक्षण अधिगम सामग्रियों की क्या भूमिका है और कैसे उसे बेहतर तरीके से प्रबंधित किया जा सकता है, और कुछ अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा की जाएगी। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि कक्षा कक्ष प्रबंधन के उद्देश्य क्या है। किसी भी विद्यालय में या शैक्षिक संस्था में जो भी मानवीय और भौतिक संसाधन होते हैं, उन संसाधनों का प्रबंधन इस प्रकार से किया जाए जिससे कि शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों लाभान्वित हों। शिक्षक अपनी क्षमताओं का बेहतर प्रदर्शन करते हुए, अपनी क्षमताओं, अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन करते हुए शिक्षार्थी में, विद्यार्थी में अधिगम स्तर को बढ़ा सके। कक्षा कक्ष को संपूर्ण सुविधाओं युक्त बनाना भी इस प्रबंधन का उद्देश्य है। जब तक कक्षा कक्ष को सुविधा युक्त नहीं बनाया जाएगा तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर बनाना एक दुष्कर कार्य होगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली, बोधगम्य बनाने के लिए भी कक्षा कक्ष प्रबंधन अत्यंत आवश्यक होता है। कक्षा कक्ष के प्रबंधन के समय वे कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत होती है, इस पर चर्चा किए जाए तो सर्वप्रथम कक्षा कक्ष की बैठक व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिए जिससे कि किसी भी बालक को अपनी व्यक्तिगत विशिष्टता के साथ उस कक्षा कक्ष में समायोजित होने में सुविधा हो। जैसे कि बहुत सारे ऐसे बालक होते हैं जिन्हें हो सकता है कि कम दिखाई देता हो या ऊंचा सुनते हो, तो ऐसी स्थिति में कक्षा कक्ष की बैठक व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिए कि उन बच्चों को सुविधाजनक जगह यानी कि आगे की बेंचों पर बैठाया जाए। और भी बहुत सारे ऐसे बालक हो सकते हैं जो धीमी गति से सीखने वाले हों, उन्हें भी आगे बैठाया जा सकता है उन पर, जिससे कि उन पर अतिरिक्त ध्यान दिया जा सके।
तो ये महत्वपूर्ण बात है कि सर्वप्रथम कक्षा को आयोजित करते समय ही इस बात से सुनिश्चित हो जाना चाहिए कि सभी बच्चे जहां बैठे हैं वो उनके लिए उपयुक्त जगह हो। दूसरी बात, कक्षा कक्ष में प्रकाश की उचित व्यवस्था। प्रकाश की उचित व्यवस्था न होने से बहुत सारी गतिविधियां, जैसे कि श्यामपट्ट पर कोई भी चीज लिखा जा रहा हो, बताया जा रहा हो, या किसी भी चीज का प्रदर्शन किया जा रहा हो, तो वो स्पष्ट रूप से कक्षा के अंतिम छात्र को, कक्षा के लास्ट बेंच पे बैठे हुए छात्र को स्पष्ट रूप से नहीं दिख पाएगी। इसलिए कक्षा कक्ष में प्रकाश की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। शिक्षण अधिगम सामग्री को इस प्रकार से रखा जाए जिससे कि बच्चे उनका अवलोकन आसानी से कर सके। अध्यापक अपने शिक्षण कार्यों को संपादित करते समय विभिन्न प्रयोगों को संपादित करता है, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को करता है, विभिन्न प्रकार के सामग्रियों का प्रदर्शन करते हैं। तो इसके लिए ऐसा जगह सुनिश्चित किया जाए जहां से सभी बच्चे आसानी से देख सकें। छात्रों द्वारा किए गए कार्यों के प्रदर्शन के लिए भी स्थान निश्चित होने चाहिए, जहां आकर बच्चे अपने कार्यों का प्रदर्शन कर सके, बच्चे अपने कार्यों को सभी छात्रों के सम्मुख दिखा सकें। परिवेश स्वच्छ एवं अधिगम हेतु सुविधाजनक होना चाहिए। जब तक कक्षा का वातावरण स्वच्छता और सुविधाजनक युक्त नहीं होगा, तब तक बालक के लिए वो कक्षा कक्ष आकर्षक ही नहीं होगा। और जब तक वो कक्षा कक्ष उसे आकर्षित नहीं करेगा, वो समुचित रूप से अधिगम क्रियाओं में संलग्न नहीं हो पाएगा। दीवारों का रंग हल्का होना चाहिए, जिससे कि बच्चों को या अध्यापक को उस कक्षा कक्ष की दीवारों के रंगों से इरिटेशन न हो। उस कक्षा कक्ष की दीवारों का रंग उनकी आंखों को सुकून पहुंचाए, इस प्रकार का रंग होना चाहिए। कक्षा कक्ष में विभिन्न प्रकार की सूचनाओं, समाचार पत्रों की कटिंग, चार्ट, लेख, मानचित्र आदि को लगाने के लिए उपयुक्त फ्लैनेल बोर्ड होना चाहिए, जहां पर लगाकर उसका प्रदर्शन किया जा सके, उन्हें बच्चों के सम्मुख प्रदर्शित किया जा सके। श्यामपट्ट के संबंध में श्यामपट्ट की ऊंचाई उपयुक्त होनी चाहिए, जिससे कि पीछे के बेंचों पर बैठे हुए बच्चों को भी श्यामपट्ट पर लिखी हुई बातें स्पष्ट रूप से दिख सके। शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रबंधन कैसे किया जाए, इसके संबंध में जब हम बात करते हैं तो एक एक विषयों के लिए अलग अलग शिक्षण अधिगम सामग्रियां होती हैं। कुछ शिक्षण अधिगम सामग्रियां कॉमन भी होती हैं। तो शिक्षक को यथासंभव यह प्रयास करना चाहिए कि वह हस्त निर्मित शिक्षण अधिगम सामग्रियों का प्रयोग करे और उन शिक्षण अधिगम सामग्रियों को बनाने में छात्रों की भी सहायता अधिक से अधिक ले। भाषा के शिक्षण हेतु जो छोटी छोटी कहानियां बनाई जाएं, जो कविताएं बनाई जाएं, गीतों की रचना की जाए। यदि उनकी रचना शिक्षक करता है तो वो इस बात का ध्यान रखेगा कि वो उन बच्चों के स्तर, उनके मानसिक स्तर के शब्दों का प्रयोग करेगा, उनके मानसिक, उनके परिवेश से संबंधित घटनाओं का उन कहानियों में, उन गीतों में उल्लेख करेगा, जिससे कि ये कहानियां और गीत, कविताएं उनके लिए ज्यादा प्रभावशाली होंगी, उनको ज्यादा आकर्षित करेंगे। अलग अलग विषयों के शिक्षण के लिए अलग अलग शिक्षण सामग्रियों का निर्माण किया जाए।
जैसे जहां आवश्यकता हो उस प्रकार के शिक्षण सामग्रियों का निर्माण किया जाए। बाल पत्रिकाओं, समाचार पत्रों में से बाल उपयोगी सहायक सामग्री एकत्र कर उनका एल्बम बनवाया जाए। समय समय पर इस एल्बम का प्रयोग किया जाए। इससे बच्चों में भाषा विकास के साथ ही साथ पढ़ने में रुचि बढ़ती है और उन्हें पढ़ने की जो प्रक्रिया है वो आनंददायक लगती है। और साथ ही इस कार्य को करने में बच्चों की अधिक से अधिक सहायता ली जाए। यदि बच्चे रुचिपूर्ण तरीके से समाचार पत्रों में से इन सामग्रियों को एकत्रित करते हैं, एल्बम बनाते हैं, तो स्वाभाविक है कि वे बच्चे उन सब चीजों को पढ़ने में भी रुचि प्रदर्शित करेंगे। बच्चों में शब्द भंडार की वृद्धि करने के लिए विभिन्न प्रकार के मॉडल बनवाए जाए। उन मॉडलों पर उनसे बातें की जाएं, शब्दों के शब्द कार्ड बनवाए जाएं, विभिन्न वर्णों के वर्ण कार्ड बनवाए जाएं, वस्तुओं के चित्र बनाए जाएं, पोस्टर बनवाए जाएं जिनमें विभिन्न घटनाओं और विभिन्न महत्वपूर्ण अवसरों को प्रदर्शित करते हुए घटनाओं का उल्लेख हो। कक्षा में बच्चों के सम्मुख फ्लैश कार्ड बनाकर प्रदर्शित किया जाए और उनको भी फ्लैश कार्ड बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। विद्यालय की दीवारों पर विभिन्न प्रकार की सूक्तियां लिखी जाएं, सद्वाक्य लिखे जाएं, प्रेरक प्रसंग लिखे जाएं। इससे एक तरफ बच्चे उन लिखी गई सूक्तियों और वाक्यों को पढ़ने के लिए प्रेरित होंगे, वो जानने का प्रयास करेंगे क्या लिखा हुआ है। तो दूसरी तरफ उन सूक्तियों, उन सद्वाक्यों में लिखी गई बातों को वो अपने व्यवहार में लाने का भी प्रयास करेंगे, जिससे कि उनमें अच्छी आदतों का विकास भी होगा। वर्तमान समय में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रयोग किए जा रहे हैं शिक्षा प्रक्रिया में, और ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, वो चाहे दूरदर्शन हो, कंप्यूटर हो या अन्य माध्यम हो, ये सभी उपकरण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को और भी प्रभावशाली बना रहे हैं और भी रुचिकर बना रहे हैं। तो बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार अधिक से अधिक इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग किया जाए। शिक्षक स्थानीय परिवेश में उपलब्ध होने वाली सामग्री की सहायता से सहायक वस्तुओं का निर्माण करें। ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात होती है, जिससे कि शिक्षण अधिगम सामग्री पर कम खर्च करके अधिक से अधिक उपयोगी शिक्षण अधिगम सामग्री बनाई जा सकती है और साथ ही साथ स्थानीय परिवेश से संबंधित होने के कारण वे वस्तुएं बालक के लिए ज्यादा रुचिकर होती हैं, जिससे कि बालक उन वस्तुओं की सहायता से बताई जाने वाली बातों को अत्यंत ध्यानपूर्वक, तल्लीनता के साथ सुनता है और समझने का प्रयास करता है। छात्रों में अनुपयोगी वस्तुओं से उपयोगी वस्तुओं को बनाने का कौशल भी विकसित किया जाए। शिक्षक मिट्टी से विभिन्न प्रकार के फलों को बनाएं, बालकों से बनवाएं, विभिन्न वर्णों को मिट्टी की सहायता से बनाने का प्रयास किया जाए, विभिन्न मॉडल बनवाए जाएं और इनको और आकर्षक बनाने के लिए उपयुक्त रंगों से रंगा जाए। ये एक तरफ बच्चों के अंदर विभिन्न प्रकार के कौशलों को विकसित करेंगे, वहीं उनमें जो सृजनात्मक क्षमता है उन क्षमताओं को अभिव्यक्त करने का अवसर भी प्रदान करेंगे। कक्षा कक्ष के प्रबंधन के संबंध में कक्षा कक्ष के वातावरण को अधिगम के उपयुक्त बनाने के लिए विभिन्न कक्षाओं में एक लर्निंग कॉर्नर की संकल्पना की गई है।
जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, लर्निंग कॉर्नर यानी कि सीखने का कोना, यानी कि कक्षा कक्ष में वह स्थान जहां पर विभिन्न शिक्षण अधिगम सामग्रियों को प्रदर्शित करते हुए रखा जाए, जहां बच्चे जाकर उन वस्तुओं को छू कर, देख कर विभिन्न प्रकार के संप्रत्ययों को, विभिन्न प्रकार की बातों को, विभिन्न प्रकार के अपनी शब्दावलियों को सीखने का प्रयास करें। तो ये लर्निंग कॉर्नर वह स्थान होता है जहां पर शिक्षण अधिगम में सहायक सामग्रियों को प्रदर्शित करते हुए रखा जाता है। लर्निंग कॉर्नर के माध्यम से गणित जैसे नीरस विषय को रोचक बनाया जा सकता है। जिन गणितीय संप्रत्ययों को स्पष्ट करने के लिए हम विभिन्न प्रकार के उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट करते हैं, उन उदाहरणों को वहां पर प्रदर्शित करते हुए रखा जा सकता है। बालक खुद वहां जाएंगे, वहां उसे देखेंगे, उनके साथ खेलते हुए, उन सहायक सामग्रियों के साथ खेलते हुए, खेल खेल में बहुत सारे गणितीय संप्रत्ययों को सीख लेंगे, चाहे जोड़ हो, घटाना हो, गुणा हो, भाग हो। इनको विभिन्न प्रकार की वस्तुएं रखी जाएं, उन वस्तुओं की सहायता से ही वो इन संप्रत्ययों को सीख लेंगे और सिखाने का प्रयास भी किया जाए। लर्निंग कॉर्नर के माध्यम से शिक्षण अधिगम सामग्री का व्यवस्थित स्वरूप प्रदर्शित होता है, जो उच्च अधिगम स्तर के लिए आवश्यक होता है। उच्च अधिगम स्तर पर पहुंचने से पहले जो मूलभूत संप्रत्यय हैं किसी भी विषय के संदर्भ में, उन संप्रत्ययों को स्पष्ट होना अत्यंत आवश्यक होता है। और ये जो लर्निंग कॉर्नर है, भौतिक रूप से वहां उपस्थित वस्तुओं के माध्यम से, उपस्थित चार्टों के माध्यम से, अन्य सहायक सामग्रियों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के संप्रत्ययों को स्पष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इन संप्रत्ययों का स्पष्ट होना ही बालक को अधिगम के अन्य उच्च स्तरों तक अग्रसर करता है। लर्निंग कॉर्नर का प्रयोग प्रत्येक विषय के कठिन प्रकरणों को सरलतम रूप में प्रस्तुत करने में किया जाता है। यहाँ पर प्रदर्शित की गई विभिन्न वस्तुएं इस रूप में होती हैं जिससे कि बालक खेलते हुए, उन्हें उन वस्तुओं को देखते हुए, उन वस्तुओं के साथ खेलते हुए, उन्हें छूते हुए, उन्हें महसूस करते हुए अलग अलग विषयों के अलग अलग प्रकरणों से संबंधित विभिन्न जानकारियां, विभिन्न संप्रत्ययों से अवगत हो जाता है। तो वास्तव में देखा जाए तो ये लर्निंग कॉर्नर जो होता है, कक्षा का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है और इसे अपने प्रयासों से और भी समृद्ध करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। पुस्तकालय, वास्तव में पुस्तकालय को देखा जाए तो ये एक तरफ ज्ञान के भंडार होते हैं, तो वहीं ये उस भंडार को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा केंद्र होते हैं। तो इन पुस्तकालयों को समुचित रूप से व्यवस्थित किया जाना अत्यंत आवश्यक होता है। इनके प्रबंधन में भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए। पूर्णकालीन एवं पूर्ण प्रशिक्षित पुस्तकालय अध्यक्ष की व्यवस्था की जानी चाहिए। जब तक पुस्तकालय अध्यक्ष प्रशिक्षित नहीं होंगे, तब तक पुस्तकालय को वो आकर्षक नहीं बना पाएंगे, पुस्तकों को व्यवस्थित क्रम में नहीं रख पाएंगे, बच्चों को पुस्तकालय की तरफ आकर्षित नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए अत्यंत आवश्यक होता है कि पुस्तकालय में एक अस्थायी तौर पर और प्रशिक्षित पुस्तकालय अध्यक्ष हो। पुस्तकालय की जगह शांत, सुसज्जित एवं आरामदेह होनी चाहिए ताकि अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करने में सहायता कर सके। जब तक वहां का वातावरण रुचिकर नहीं होगा, आकर्षक नहीं होगा, तब तक बालक वहां आकर्षित ही नहीं होंगे।
अब पुस्तकालय अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल होगा। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि पुस्तकालय शांत स्थान हो, पुस्तकालय में शांति हो, वह सुसज्जित हो और वहां पर बैठकर आरामदायक आरामदायक तरीके से बच्चे पढ़ सकें, इसकी समुचित रूप से व्यवस्था हो। पुस्तकालय में प्रकाश एवं प्रकाश संचरण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। पुस्तकालय में आवश्यक फर्नीचर जैसे मेज, कुर्सी, पुस्तक रखने के लिए शीशे वाली अलमारी, सूचना पट, कैटलॉग आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। ये सभी व्यवस्थाएं पुस्तकालय को और भी आकर्षक बनाती। विद्यार्थियों में स्वाध्याय की आदत को प्रेरित करने के लिए प्रशासन की तरफ से जो भी कालांश निर्धारित किए जाए, जो भी समय सारणी निर्धारित की जाए, उसमें पुस्तकालय हेतु अध्ययन के लिए एक कालांश जरूर हो, एक पीरियड जरूर हो, जिसमें बच्चे पुस्तकालय में जाएं, वहां पुस्तकों को पढ़ें। पुस्तकालय में विभिन्न प्रकार की पत्रिकाएं, विभिन्न प्रकार के मैगजीन, समाचार पत्र आते रहते हैं, जिनको पढ़ने के लिए बालकों को अधिक से अधिक प्रेरित किया जाना चाहिए। कक्षा कक्ष का एक अनिवार्य हिस्सा पाठ्य पुस्तकें भी होती हैं और पाठ्य पुस्तकों को बेहतर बनाने के लिए, इनका बेहतर प्रयोग करने के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए। इन पाठ्य पुस्तकों की रचना करते समय ही इन पाठ्य पुस्तकों को आकर्षक बनाए जाने का प्रयास करना चाहिए। इनमें विभिन्न प्रकरणों, विभिन्न विषय वस्तुओं से संबंधित चित्रों का अधिक से अधिक समावेश किया जाना चाहिए। ये चित्र ही विभिन्न प्रकार के संप्रत्ययों को स्पष्ट करने में सहायता करते हैं और साथ ही साथ पुस्तकों को आकर्षक भी बनाते हैं। तो बालक को मनोवैज्ञानिक रूप से पुस्तकों के करीब लाने के लिए पुस्तकों को आकर्षक होना अत्यंत आवश्यक है। जो भी पाठ्य पुस्तकें हों, उनकी भाषा सहज होनी चाहिए, आसान होनी चाहिए और उन भाषाओं में स्थानीय परिवेश के बोलचाल की घटनाओं का, शब्दों का भी प्रयोग अधिक से अधिक किया जाना चाहिए। बच्चों को अपने आप सीखने के अवसर देने के लिए भी पाठ्य पुस्तकों में व्यवस्था होनी चाहिए। यानी पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाना चाहिए जिससे कि बालक स्वयं उन विषय वस्तुओं को पढ़ते हुए सीख सके। बच्चों को अपने आप सीखे ज्ञान का स्वमूल्यांकन के अवसर होने चाहिए। अपने आप सीखने के लिए पाठ्य वस्तु को पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु को व्यवस्थित तो होना ही चाहिए। साथ ही साथ जैसे ही वो किसी एक विषय वस्तु को वो अध्ययन कर लेता है, सीख लेता है, जान जाता है, तो उसका मूल्यांकन करने के लिए भी उस पाठ्य पुस्तक में कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, प्रश्नावली होनी चाहिए, उसमें कुछ ऐसे अभ्यास होने चाहिए जिनकी सहायता से बालक सीखी गई बातों को जान सके कि मैंने कितना सीखा। पाठ्य पुस्तकों से बच्चों को प्रोत्साहित एवं जिज्ञासु बनाया जा सके, इसके लिए भी उसमें अतिरिक्त विषय वस्तुओं, अतिरिक्त घटनाक्रमों का समावेश किया जाना चाहिए। पाठ्य वस्तु बच्चों के स्तर अनुकूल और रोचक होनी चाहिए। और समग्र रूप से ये कहा जा सकता है कि पाठ्य वस्तु से बच्चों में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, तर्क करने की क्षमता, कारण प्रभाव जानने की क्षमता, कल्पना करने की क्षमता, सृजनात्मकता, इन सभी गुणों का विकास किए जाने में सक्षम होना चाहिए। अब यदि हम उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में विभिन्न पाठ्य पुस्तकों पर बात करें तो कक्षा 1 के लिए जो पाठ्य पुस्तक है उसका नाम कलरव है।
इस कलरव में यह पुस्तक समेकित पुस्तक है। इसमें भाषा, गणित, पर्यावरणीय अध्ययन सभी बातों का समावेश है। कक्षा 2 में कलरव और गिनतारा नाम की 2 पुस्तकें हैं। कलरव में भाषा, पर्यावरणीय अध्ययन है और गिनतारा में गणित को रखा गया है। कक्षा 3 में कलरव, गिनतारा, हमारा परिवेश, ये 3 पुस्तकें हैं। हमारा परिवेश पुस्तक के अंतर्गत विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दोनों विषयों को रखा गया है। कक्षा 4 में कलरव, गिनतारा, हमारा परिवेश, रेनबो और संस्कृत पीयूषम पुस्तकें हैं। रेनबो अंग्रेजी के लिए, संस्कृत पीयूषम संस्कृत के लिए। कक्षा 5 में भी इन्हीं नामों से पुस्तकें हैं। तो ये कुछ प्राथमिक स्तर की पुस्तकें हैं। वर्तमान में कार्य पुस्तिकाओं के माध्यम से बच्चों में जो बातें उसने सीखी है, उन सीखी गई बातों का निरंतर अभ्यास कराए जाने का प्रयास किया जाता है। और हम लोग इस बात से अवगत हैं कि जब तक बालक को सीखी गई बातों का फिर से अभ्यास न कराया जाए, उसकी पुनरावृत्ति न कराई जाए, तो वो सीखी गई बातें बहुत ही आसानी से भूल जाती है। तो सीखी गई बातों को अस्थायी तौर पर संरक्षित करने के लिए कार्य पुस्तिकाओं की संकल्पना आई है। और वर्तमान में विद्यालयों में कार्य पुस्तिकाओं के रूप में जो कुछ भी विषय सामग्री पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाई जाती है, उनको पुनरावृत्ति करने के लिए, उनका फिर से अभ्यास करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इन कार्य पुस्तिकाओं को भी आकर्षक होना चाहिए, रोचक होना चाहिए। विभिन्न चित्रों के माध्यम से अभ्यास कार्य दिए जाने चाहिए। प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चों को जो कुछ भी अभ्यास दिए जाए, उनमें स्वतंत्र रूप से रंग भरने के लिए विभिन्न प्रकार के चित्रों को, विभिन्न प्रकार की ड्राइंग बनाने से संबंधित अभ्यास हो। बाद में लिखने से संबंधित अभ्यास हो। यानी कि कार्य पुस्तिकाओं में जो विभिन्न कार्य दिए जाए बच्चों को, उन कार्यों को कठिनाई के आसान स्तर से शुरू करते हुए अधिक कठिनाई स्तर तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। कार्य पुस्तिका में पर्याप्त उदाहरण होने चाहिए, जिससे कि बच्चे स्वयं उन उदाहरणों की सहायता से विभिन्न संप्रत्ययों को समझकर वो आगे अभ्यास को कर सकें, आगे पूछे गए प्रश्नों को हल कर सकें। अभ्यास कार्यों में रोचकता बनाए रखने के लिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए कि प्रश्नों में नवीनता होनी चाहिए, मौलिकता होनी चाहिए। उसकी बारंबारता पर भी विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए। इन बातों को ध्यान में रखते हुए कार्य पुस्तिकाओं को भी आकर्षक और रोचक बनाया जा सकता है। कक्षा कक्ष की विभिन्न गतिविधियों को बेहतर तरीके से संपादित करने के लिए इस संपादन कार्य में शिक्षक की सहायता करने के लिए विभिन्न शिक्षक संदर्शिकाएं होती हैं, जो शिक्षक को अपने कार्यों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती हैं और उनकी सहायता भी करती हैं। इसमें विभिन्न विषयों से संबंधित अलग अलग शिक्षक संदर्शिकाएं होती हैं और साथ ही साथ कुछ ऐसी संदर्शिकाएं होती हैं जो कॉमन संदर्शिकाएं होती हैं। अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग संदर्शिकाएं तो होती ही। वर्तमान में 3 महत्वपूर्ण संदर्शिकाएं हैं, जिनमें आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह। आधारशिला जो मॉड्यूल है, जो संदर्शिका है, इसमें कक्षा 1 व 2 के बच्चों में भाषा व गणित की गहरी
एवं बुनियादी समझ विकसित करने के लिए विभिन्न प्रकार की जानकारियां, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को समाहित किया गया है। और इस संदर्शिका के माध्यम से अध्यापक कक्षा 1 और 2 के बच्चों में जो बुनियादी भाषा और बुनियादी गणित है उसकी समझ को बेहतर बनाने हेतु बेहतर प्रयास कर सकता है। ध्यानाकर्षण शिक्षक संदर्शिका, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका अधिगम स्तर कक्षा के अनुरूप नहीं होता है। उनको पहचानना और उनकी जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करते हुए उनमें जिन दक्षताओं का अभाव है उन दक्षताओं को विकसित करने का प्रयास किया जाना अत्यंत आवश्यक होता है। और इसके लिए ध्यानाकर्षण शिक्षक संदर्शिकाएं वर्तमान में उपलब्ध है। इसमें ऐसे बच्चे जो अपनी कक्षा में अपेक्षाकृत उनका प्रदर्शन निम्न स्तर का है, उनको बेहतर बनाने के लिए, उनके शिक्षण, उनके अधिगम स्तर को बढ़ाने के लिए प्रभावी शिक्षण तकनीकों को बताया गया है। विभिन्न प्रकार की तकनीकों का उल्लेख इस मॉड्यूल में है। अगली संदर्शिका है शिक्षण संग्रह। इस संदर्शिका में शिक्षकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उसके व्यावसायिक दक्षता को विकसित करने के लिए विभिन्न प्रकार की उपयोगी जानकारियां, सूचनाएं और शैक्षिक संदर्भों का समावेश किया गया है। तो ये जो शिक्षक संदर्शिकाएं हैं वास्तव में शिक्षक की जो व्यवसायगत कौशल है उन कौशलों को और बेहतर बनाने का प्रयास करती रहती हैं, उसे और बेहतर दक्ष अध्यापक बनाने हेतु सहायता करती है। कक्षा कक्ष में शब्दकोशों का भी प्रयोग किया जाता है और इन शब्दकोशों के बेहतर प्रयोग के लिए कुछ बातों को ध्यान में रखा जाना अत्यंत आवश्यक होता है। वर्तमान में अलग अलग विषयों से संबंधित विभिन्न प्रकार के ढेरों शब्दकोश हैं, लेकिन उन शब्दकोशों का सही प्रयोग कैसे किया जाए, इसके लिए बालकों की कक्षा एवं मानसिक स्तर को ध्यान में जरूर रखा जाना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए कि बालक उन शब्दकोशों से सीख सके, उनसे लाभ प्राप्त कर सके। वैसे ही शब्दकोश बालकों के साथ प्रयोग किए जाने चाहिए। शब्दकोश में पाठ्य वस्तु के शब्दों को समाहित किया जाना चाहिए और साथ ही साथ सामान्य शब्दों को भी उन शब्दकोशों में जगह मिलनी चाहिए, जिससे कि बालक जो कुछ भी सीखे उन्हें व्यवहारिक जीवन में भी प्रयोग कर सके। शब्दकोश आकर्षक होने चाहिए। इसके लिए ये जरूरी है कि जिन कागजों पर छपाई किए जाए वो कागज उत्तम क्वालिटी के हों, उत्तम गुणवत्ता वाले हों। और वास्तव में शब्दकोश जो होते हैं ये अपेक्षाकृत पाठ्य पुस्तकों की तुलना में अस्थायी होते हैं। इनका प्रयोग छात्र बच्चे लंबे समय तक करते हैं, इसलिए ये जरूरी होता है कि शब्दकोशों के जो क्वालिटी हो वो उत्तम क्वालिटी हो। शब्दकोश में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शब्दकोशों का जो प्रयोग किया जाता है वो एक प्रमाण के रूप में किया जाता है। तो इसलिए शब्दकोशों की का चयन करते समय, उनकी रचना करते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि उसमें त्रुटि की संभावना बिल्कुल ना हो, नगण्य हो। और प्रत्येक वर्ष शब्दकोशों की समीक्षा भी होती रहनी चाहिए। जो कुछ भी कमियां उन्हें दूर किया जाए और बदलते समय के अनुरूप उसमें नए शब्दावलियों को, नए चीजों को शामिल किया जाए। ये कुछ बातें हैं जो कक्षा कक्ष के प्रबंधन को बेहतर बना सकती हैं और शिक्षण प्रक्रिया को और प्रभावी बना सकती हैं, जिससे कि बालक में सही तरीके से उसका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जा सके। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।